ये समझना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स पे, डायरेक्टली पॉलिटिक्स पे इसका कितना असर पड़ेगा और ख़ास करके जो युवा हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं। और चूँकि आपका जो है उनके बीच में पकड़ है, आप उनके साथ में उठते-बैठते हैं, समझते हैं माइंडसेट को, तो उस कॉन्टेक्स्ट से हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि जो अभी की जो करंट पॉलिटिक्स है उस पे ये डेटा पब्लिश हो जाने के बाद में कितना कुछ असर पड़ेगा? धन्यवाद। जो जाति जनगणना का सवाल है, डेटा पब्लिश होने का सवाल है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये आवश्यक क्यों है। इस पे तमाम जो हमारे साथी हैं, वकील साहब हैं और धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, इन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। और ये गवर्नमेंट जो है, जो पिछले कई सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिए कि जैसे तो धर्मेंद्र कुशवाहा जी ने वो तो उस तरीके से कहा था कि ये जो 2011 की जनगणना थी, जिसको जातिगत जनगणना कहा गया था, वो जातिगत जनगणना नहीं थी। ये जो बीच में एक तरीके से नाटक हुआ था उसमें कांग्रेस के शासन में, और ये कि ये जातिगत जनगणना हो रही है, वो जातिगत जनगणना कहाँ हो रही है, किसकी हो रही है, क्या किसी के पास कोई सर्वे करने के लिए आया? उसको एक सर्वे का नाम दिया गया था, किसी एजेंसी को काम सौंपा गया था, शायद 3000 या 5000 करोड़ रुपए दिए गए थे। बाद में फिर मालूम चला कि वो तो सर्वे था, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये इस बहाने से वो टाल दिया गया। ये किस तरीके का झांसा दिया गया था, और उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानेंगी मनीषा जी? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसमें अभी ये सभी को लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी इस साजिश में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पूरा इतिहास तो आपके सामने आया ही है। कांग्रेस के बारे में मैं बताना चाहूंगी, खासकर कि 2018 में, पहले बीजेपी की एक बात दर्ज कर दूं कि 2018 में होम मिनिस्टर जब राजनाथ सिंह थे, मेरे ख्याल से बाकी लोग आप म्यूट हो जाइए तो फिर वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हाँ, तो जब राजनाथ सिंह जी थे होम मिनिस्टर, तब उन्होंने बकायदा इस बात की हमी दी थी और उन्होंने इस बात को दर्ज किया था कि 2021 में जातिगत जनगणना होगी। और बहुत बड़ा जो ओबीसी वर्ग का एजुकेटेड बुद्धिजीवी वर्ग था, वो उसने इस बात को सच माना। और जब होम मिनिस्टर कह ही रहे हैं, तब उस न मानने के लिए कोई बात ही नहीं थी। तो पहली बात यह है। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं 2010 की बात, जब 2011 में सेंसस होना था। अब 2011 में जब सेंसस होना था और ये जब चर्चा पार्लियामेंट के अंदर होने लगी, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे इस देश के और कांग्रेस पावर में थी। पार्लियामेंट के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी ने किया तो वो मिस्टर चिदम्बरम, उन्होंने किया। और उन्होंने कई तरीके की बेबुनियाद बेतुके सवाल लाकर उसमें कंफ्यूजन, उसमें भ्रम, और मीडिया के लिए थाली परोस के भ्रम परोसते रहे और मीडिया वहां से उसको उठाता रहा। कौन से भ्रम फैलाए उन्होंने कि वहां पर कैटेगराइजेशन के साथ क्या होगा, माइग्रेंट ओबीसी है, उनकी गणना कैसे होगी, कितना पैसा लगेगा, इतना सारा पैसा लगेगा, डबल काम होगा, एक्स्ट्रा मनी लगेगा, ऐसे करके बिल्कुल असंवैधानिक और जो एक गंभीर रूप से एक राष्ट्र की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सेंसस का जो होता है होना चाहिए, जिसको कि 1941 से पूरी तरह से स्कटल और बाजू कर दिया गया, और एक बहुत बड़ा तमाम मतलब दुनिया की पॉपुलेशन से इक्विवेलेंट पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा गर्क में धंस गई, शैक्षणिक, सामाजिक और हिंसक रूप से। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर कोई चीज उभार सक रही थी, तो उसको चिदम्बरम जी ने उभारने नहीं दिया, उसको इस तरह से डिफ्लेक्ट करके। यह बात आती है। फिर भी जब प्रेशर पड़ा और कांग्रेस को दिखाना पड़ा कि हम लोग सेंसस करने वाले हैं, तो उन्होंने उसको इस तरह से बताया कि 4000 करोड़ का
बजट और हमने लाइन कर दिया हुआ है और उस तरह से इतना खर्च करने वाले और ये होगा। और किया क्या उन्होंने, तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का उसको नाम दिया, SECC का नाम दिया। SECC का नाम देकर उसको कौन सी एजेंसी कर रही है, सेंसस एजेंसी कर रही है कि नहीं, इसको पूरी तरह से संदिग्ध रखा, पूरी तरह से भ्रम फैला के रखा और माहौल इस तरह से बना के लिया कि सेंसस किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने वहां और तो और उसके बाद में ये पूरे रिपोर्ट को जो ये डाटा है 2016 में, मतलब 2011 से लेकर 2016 तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, पार्लियामेंट में नहीं हुई, बाहर में नहीं हुई, मीडिया में नहीं हुई, बिल्कुल भी कुछ नहीं। और ना ही उसके बलबूते पे कोई पॉलिसीज बनी, ना कोई स्कीम्स बनी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उस सेंसस का या उसका हवाला देकर कोई जजमेंट दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी कोई मसला आता है ओबीसी को लेकर, तो वो ये इस बात को कह के टाल देता है कि इनकी गणना नहीं है, इनकी जनगणना नहीं, इनके डेटा नहीं मालूम, हर स्टेट के लिए हमारे पास डेटा नहीं है, सेंटर में डेटा नहीं है, ऐसा करके उसको बाजू रखा जाता है, जिसमें कि जुडिशरी, माननीय जुडिशरी में बहुत बड़े पैमाने में उच्च वर्णीय सवर्ण लोगों के जजेस और बेंचेस जो बने, उन्हें इस चीज का हवाला देते हुए उसको बाजू रखा। बहरहाल 2016 में इसको कास्ट डेटा को हटाकर वो 2011 में वो जानकारी लाई गई, और जो ये रॉ डेटा है कास्ट का, ये एक कमिटी को दी गई, पार्लियामेंट्री कमिटी को, जिसको कि नीति आयोग के नीचे रखा गया, और उनको कहा गया कि अभी इसका जो है ये रॉ कास्ट डाटा हमने आपको दे दिया है, अभी ये कास्ट डाटा का आप क्या करके लाते हो, क्या इसका है वो करके लाओ। और अरविंद पानागरिया जो उसके आयोग के ये थे, चेयरपर्सन थे, उनको ये सौंपा गया। उनको सौंपने के बाद में भी उन्होंने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, और हाँ आज तक ना उसका ये आता है, सामने आता है। अब ये बात जानने की जरूरी है कि ये जो डेटा था वो कौन लोगों को इसका जिम्मेवार रखा था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को रूरल एरिया में से डेटा कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस को दी थी जिम्मेवारी अर्बन एरियाज की। हालांकि ये मिनिस्ट्रीज कोई सेंसस डेटा कलेक्ट करने की मिनिस्ट्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो कास्ट डेटा था उसको सामने नहीं लाया गया। बहरहाल जब फिर से सवाल जब अलग अलग तरीके से उठते गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेटिशन के माध्यम से क्यों ना हो, या सामाजिक स्तर पर संगठनों के माध्यम से क्यों ना हो, तो उसमें क्या बताया गया कि ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है 118 करोड़ जो लोग हैं प्लस समथिंग लोग हैं, उनके लिए ये इकट्ठा हुआ है। उसमें सिर्फ 1 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए एरर पाया गया है, बाकी ये बिना एरर के ये डेटा है। इसका मतलब क्या कि अगर ये बिना एरर के डेटा है और अगर आपने इतना सारा पैसा खर्च किया हुआ है तो कास्ट डेटा हमारे सामने आना चाहिए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डेटा क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं दिया जाता है, उसकी क्या वैलिडिटी है, उसकी क्या संवैधानिकता है, आज तक उसके ऊपर पूरी तरह से मौन रखा गया है। और इसीलिए ये मानना है कि ये डेटा अगर रॉ डेटा है तो उसको उन्होंने बराबर उसको बनाना चाहिए, स्ट्रक्चरलाइज करना चाहिए, और अगर किया हुआ है तो फिर वहीं पर EWS आरक्षण जो लोगों को दिया है, जो प्रमोशन के अंदर में रिजर्वेशन खारिज किए जा रहे हैं, जो 27% की जो सीलिंग रखी हुई है, इसके लिए तमाम तरीके के पिटिशंस गौर में अभी भी है। उसके ऊपर क्रीमी के लिए असंख्य पिटिशंस कोर्ट में है, तो उनके ऊपर जजमेंट्स क्यों नहीं हो जा रहे, जबकि EWS के ऊपर जो जजमेंट स्टे लाया गया है और कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए हैं, तो उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय कहता है कि वह अंडर स्टे है, और जब तक वो स्टे हटता नहीं या जब उसके ऊपर निर्णय होता नहीं तब तक ये इनको आरक्षण EWS के अंदर सवर्णों को आरक्षण मिलता रहेगा। और ओबीसी के लिए एकदम उल्टा रुख इख्तियार करते हैं कि ये स्टे आया हुआ है, क्योंकि सवर्ण लोग इधर जजमेंट नहीं हुआ तो उधर केस डाल देते हैं, बैठे रहते हैं सवर्ण द्विज ब्राह्मण कोर्ट में बैठे रहते हैं, जज उनके पिटिशन को दाखिल कर देते हैं और अपना स्टे ला देते हैं। इधर ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो बैठे हुए हैं संघी लिबरल उच्च वर्णीय ब्राह्मण लोग जो हैं वह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसी बलबूते पे ओबीसी के बारे में कहा गया कि ये स्टे लाया गया है, जब तक ये स्टे हटेगा नहीं तब तक ओबीसी को मिलेगा नहीं।
ये इस तरह का पूरा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। और यही वजह है कि अभी जनगणना का आधार आर्थिक कैसा है उन्होंने बता दिया है। 2000 में जो हुआ था ये मॉक ड्रिल थी, ये क्या हुआ किसी को पता नहीं। या तो वो पूरे कास्ट का सेंसस हमारे सामने लेकर आ जाए, और नहीं तो जब अभी 2021 का सेंसस कोरोना की वजह से 2022 में टल गया है, अभी हमारे पास 6 महीना समय है, और उस 6 महीना में आपको सिर्फ एक कॉलम, इसमें 2-3 कॉलम उसमें ऐड करने हैं। आपका स्ट्रक्चर वही लगने वाला है, आपके लोग वही लगने वाले हैं, आप शिक्षकों को लाइन पे लगाने वाले हो, आप कौन सी मिनिस्ट्री को लाइन पे लगा के उनसे काम करवाने वाले हो, उसमें कास्ट डेटा आना चाहिए, कास्ट डेटा आना चाहिए। और यह इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे का ओबीसी समाज के लोगों ने और ओबीसी और एससी लोगों ने क्या करना चाहिए, जब दूसरा सवाल आएगा उसके ऊपर मैं बोलूंगी। फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।